बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी। कैरियर आपका शुरू हो रहा है और जो कमी रही है जिसके कारण आपको कैंप में जलाने पड़े, हमारा प्रयास है धीरे धीरे वो नौबत नहीं आए। बीओपी सेक्रेटरी को भी मैंने कहा है, कुछ के कुमार की कमेटी बनाई हम लोगों ने कि संशोधन किए गए नियमों के अंदर, कायदों में, वरना हर नौकरी के अंदर लोग चले जाते हैं कोर्ट के अंदर, स्टेप मिल जाता है। एक तरफ तो बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी देश के अंदर भी, प्रदेश के अंदर चुनौती के रूप में, अगर महंगाई के साथ में चुनौती है तो बेरोजगारी की है। हर नौजवान चाहता मेरा कैरियर बने, समय पर मिले, समय पर मेरा सिलेक्शन हो, नौकरी में मैं जाऊं, और उसमें देरी होती है तो कितना दुख होता होगा, उसको होता है, उसके परिवार को होता है, समाज को होता है। तो सरकार में तो परफेक्शन होना चाहिए कि तमाम जो कमियां आई है समय के साथ साथ वो सब कमियां समाप्त हो, और मैं उस पर लगा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि रेगुलर अभी करीब 1 लाख के आसपास हम लोगों ने भर्तियाँ कर दी है, और 1 लाख के आसपास ही भर्तियों का प्रक्रिया चल रही है विभिन्न विभागों के अंदर। उसके बावजूद आज धरने भी हो रहे हैं, प्रदर्शन भी हो रहे हैं। कई तो जेन्युइन होते हैं, कोई बात सरकार तक पहुँचती नहीं है। तो डेमोक्रेसी में ये कायदा होता है कि आप धरना दो, प्रदर्शन करो, और जैसे आपने कैंप में चलाओ, कैंप में चलाओ, उसमें कोई हर्ज नहीं है। डेमोक्रेसी में बात सरकार तक पहुंचे, सरकार के मुखिया तक पहुंचे, अधिकारी तक पहुंचे, होना भी चाहिए। तो कई काम ऐसे होते हो ही नहीं सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है या नियमों नहीं है, उसके लिए हम लोग धरना दे देंगे, वो अच्छी बात भी नहीं होती है। या हम लोग बेरोजगार संघ बना करके आंदोलन करने लग जाए। अब जैसे एक मांग उठ रही है कि 30,000 की 50,000 कर दो, आप बताइए। अब आपने जो एग्जाम दिए होंगे और मानो 1500 आपकी नौकरियां थी, एग्जाम देने के बाद आपको नहीं 1500 से 3,000 कर दीजिए नौकरी आप, तो कैसे करेंगे? तो वो भी सबको देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसमें, हालांकि हमने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, हमने हाई कोर्ट से SLB की हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उन तक को विड्रॉ किया पहली बार। मैं समझता हूँ देश के अंदर किसी राज्य ने, अगर सरकार चली गई, हाई कोर्ट के अंदर सरकार कामयाब नहीं हुई, SLB करनी पड़ी, तो वो भी हमने विड्रॉ करवाई राजस्थान में पहली बार। पर कहने का मतलब कोशिश करी कि रिलेंस से रख के कैसे हम लोग नौकरी दे। और मुझे पूरा यकीन है कि धीरे धीरे हम लोग ये चाहेंगे कि आपके एग्जाम भी लेट हो जाते हैं, कितना दुख होता होगा। इतनी इम्पोर्टेंट सर्विस है ये, स्टेट सर्विस है, कितनी इम्पोर्टेंट होती है, चाहे वो अकाउंट्स की हो, चाहे RPS की हो, चाहे RS की हो, एयरलाइन सर्विस और भी कोई हो। और उसमें अगर डिले होता है बिना कोई कारण के, कितना दुख होता है। जैसे मैंने कहा, हम चाहते हैं कि UPSC की तरह एग्जाम टाइम पे हो, सबको मालूम रहे भी हाँ अगले साल इस तारीख को एग्जाम होंगे, नियम कायदों में कोई तकलीफ नहीं आए, बार बार कोई हाईकोर्ट में जाने की नौबत आए किसी भी नौकरी के अंदर। टाइम पे एग्जाम, टाइम पे परिणाम हो। पेपर लीक की जो शिकायत आती है, अब यूपी के अंदर भी वापस एग्जाम हो रहे हैं, वहाँ भी पेपर लीक हो गए। ये नई एक प्रकार से स्थिति बन गई है, गैंग बन गई है, वो इस प्रकार का काम करती है जिससे कि लोगों को तकलीफ होती है, कॉन्फिडेंस खत्म होता है, क्रेडिबिलिटी खत्म होती है एग्जाम की भी। तो ये तमाम बातें जो है हम दूर करना चाहते हैं। और आपका बहुत लंबा फ्यूचर है, मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने जीवन को, जैसे मैंने कहा, मेरा तो हमेशा 20 साल पहले मैं मुख्यमंत्री बना था पहली बार, तब से मैं लगातार कहता हूँ कि गुड गवर्नेंस, पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील, अगर 3 बिंदु आप पकड़ लोगे लाइफ के अंदर, आपको जिंदगी में जब आप सर्विस में आगे बढ़ते रहेंगे तो एक आपको अलग जिंदगी जीने का आनंद का अनुभूति होगी आपको, क्योंकि वहाँ संवेदनशीलता भी होगी आप में,
ट्रांसपेरेंसी भी होगी और जवाबदेही आप महसूस करोगे कि जहाँ हम बैठे हैं, सिलेक्शन हुआ है, वहाँ हमारी बहुत बड़ी जवाबदेही है। ये तीनों बिंदु आप अपनी लाइफ में अगर रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको जिस वैसे तो रास्ते अलग अलग होते हैं लोगों के, अभी माहौल बदल गया देश का और मूल्यों में गिरावट आ गई है सब जगह, राजनीति हो चाहे वो प्रशासनिक सेवाएं हो चाहे कोई सेक्टर हो, जो वैल्यू में गिरावट आई है वो चिंता का विषय है। जो संविधान हमें दिया डॉक्टर अम्बेडकर ने और जो गांधी जी के सानिध्य में जो कुछ भी इस देश को मिला है, जंग लड़ी है आजादी की, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये तमाम जो उस जमाने के जो स्थितियां थी और पंडित नेहरू की दूरदृष्टि थी कि उन्होंने संस्था ऐसी बनाई, आज हम जहाँ बैठे हुए हैं वो संस्था भी पंडित नेहरू की देन है, पंडित नेहरू की देन है। और राजस्थान के लिए तो जोधपुर में उसकी स्थापना हुई, उनके जन्म दिवस पर हुई। पर जिस रूप में पूरे जितनी संस्थाएं बनी हैं वो उनकी देन थी कि एक सोच थी कि कैसे ट्रेनिंग मिले, किस प्रकार से जो बड़ी बड़ी संस्था का निर्माण हुआ था, IIT, IIM, ट्रिपल आई तो भी आई, IIT, IIM, ICCR, ICAR, साइंटिफिक संस्थाएं, ये उस वक्त में उनकी कल्पना थी, बन गई तो आज वो मजबूत होगी देश के अंदर। इस रूप में आज ये पूरा देश देख रहे हैं कि सारी तमाम प्रतिष्ठित संस्थाएं इस देश के अंदर है। इसीलिए हम लोग टाइम पे विज्ञान में, तकनीकी के अंदर प्रगति कर पाए। आज हम दुनिया में कोई कम नहीं है विज्ञान में, तकनीकी के अंदर। 100 सैटेलाइट दुनिया के मुल्कों के ईश्वर ने छोड़े जा रहे हैं, वहां तक हम पहुंच गए। ये तो एग्जाम्पल है। IT में हम लोग अमेरिका में जाके हावी हो गए, इंडियंस के हमारे नौजवान। ये किसके मोबाइल बोल रहा है? ये जो स्थिति है ये जो स्थिति है उसको आपको हमको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से उस जमाने में जो सोच थी उसके कारण से आज हम लोग पाकिस्तान की तरह नहीं है। पाकिस्तान हिंदुस्तान साथ में आजाद हुए थे। क्या कारण है कि हिंदुस्तान इतना आगे बढ़ गया, आत्मनिर्भर बन गया, हरित क्रांति भी हो गई। हम लोग PH 480 का गेहूं मंगाते थे अमेरिका से, बचपन में देखा हुआ हमारे भी है। आप कल्पना कीजिए आज हम लोग आत्मनिर्भर हैं सब सेक्टर के अंदर। और पाकिस्तान की क्या स्थिति है? इस धर्म के नाम पर देश अलग हुआ, तब मुस्लिम है अलग मुल्क बनाएंगे, बना लिया। 2 टुकड़े हो गए पाकिस्तान के इंदिरा गांधी के वक्त में। धर्म के नाम पर जो राजनीति होती है उसका नतीजा पाकिस्तान के उदाहरण के रूप में हमारे सामने है। धर्म के नाम पर मुल्क बन सकते हैं पर एक अखंड रहा तो हिंदुस्तान रहा है। इंदिरा गांधी ने जान दे दी, खालिस्तान में बन दिया, राजीव गांधी शहीद हो गए। एक तो ये सोच है देश की, तो वहां बार बार सैनिकों का शासन, डेमोक्रेसी की हत्याएं। एक धर्म था पर पूरी पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान के 2 टुकड़े, एक तरफ बंगला बोली जाती थी, एक तरफ उर्दू और पंजाबी बोली जाती थी पाकिस्तान के अंदर। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज जो माहौल देश के अंदर है कि धर्म पे नाम पे राजनीति कर रहे हैं, बड़ा आसान काम है। जातिवाद फैलाना, धर्म के नाम पे राजनीति करना बहुत आसान होता है।
सबको साथ लेके चलो। जो संविधान की मूल भावना लोकतंत्र की, उसमें टॉलरेंस पावर होना सबसे बड़ी बात है, और उसके आधार पर ही संविधान को हम आत्मसात कर सकते हैं। पर आज माहौल है जो कुछ भी चल रहा देश के अंदर, आदि तनाव है, अविश्वास है, सद्भावना का माहौल कम हो गया है, कम होता जा रहा है, अलग अलग धर्मों के नाम पर, जातियों के नाम पर। और दुख इस बात का होता है कि नई पीढ़ी भी आज जो है, जातिवाद तो खत्म हो जाना चाहिए था अभी तक 70 साल के बाद में, अभी भी जातिवाद भी है, छुआछूत भी है, जो मानवता पर कलंक है कि एक मानव दूसरे मानव के साथ में छुआछूत करे, इससे बड़ा कलंक क्या हो सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज का जो माहौल है उसको भी आपको फेस करना है। ट्रेनिंग के बाद में आप जाएंगे जब इलाकों में, तो तमाम बातें आएगी, आपको बहुत धैर्य के साथ में, समझदारी से चिंतन मनन करके आपको फेस करना उनको, जिससे कि आप वहाँ के प्रशासनिक दृष्टिकोण से गुड गवर्नेंस दे सकें, जैसे कि वहाँ आप सभी धर्मों के वर्गों के लोगों के साथ लेके चल सकें, तनाव पैदा नहीं हो, वायलेंस नहीं हो। कई बार दंगे भड़क जाते हैं, और कई एसडीओ अच्छा काम करते हैं, एडीएम अच्छा काम करते हैं, कलेक्टर कंट्रोल कर लेते हैं, डीवाईएसपी सीआई कंट्रोल कर लेते हैं, कई जगह नहीं कर पाते हैं, अलग अलग पर्सनलिटी बन जाती है। तो अगर सोच आप इस ट्रेनिंग में उस लेवल के लेके चलोगे, तो मैं समझता हूँ आप सारे काम आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी होगी। अगर आप खुद अच्छे, ईमानदार, संजीदा, कुशल प्रशासक के रूप में काम कर रहे हो, और धाक जम गए क्षेत्र में, आधा काम आपको हल्का हो गया, पब्लिक आपको साथ देगी, आप कामयाब रहेंगे अपने कर्तव्य के अंदर, जिम्मेवारी के अंदर। ईमानदारी वो चीज है लाइफ के अंदर जिससे समाज बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, और आधा काम हल्का हो जाता है आपका। ये मैंने अनुभव खुद ने अपने लिए किया है। हम जब मैं केंद्रीय में 3 बार मंत्री बना हूँ, इंदिरा गांधी के साथ में, राजीव गांधी के साथ में, नरसिम्हा राव जी के साथ में, और मुझे पोर्टफोलियो कभी मिलता टूरिज्म का, कभी मिलता सिविल एविएशन, कहीं मिलता स्पोर्ट्स, कहीं मिलता मुझे टेक्सटाइल, और मुझे चारों की कोई जानकारी नहीं। यही बात लागू थी पूरे देश के अंदर, तमाम मंत्रालयों के अंदर, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में, जो मंत्री बनते हैं उनका जुड़ने बैकग्राउंड वो हो जिसका विभाग संभाल रहे हैं, इक्का दुक्का छोड़ दीजिए। उसके बाद में अगर कॉमन सेंस आप में है, और कॉमन सेंस के आप में अगर आप ईमानदार हो, और पूरे मंत्रालय के अधिकारियों कर्मचारियों में महसूस हो गया ये जो हमारा मंत्री आया, ये आदमी ईमानदार, बहुत ईमानदार है, तो जो उसमें करप्शन करने वाले लोग भी होते हैं वो भी सचेत हो जाते हैं। ईमानदार लोग होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और आप मंत्रालय को संभालने में कामयाब हो जाते हो। आप खुद ही अगर भ्रष्ट हो, तो ना तो आप कानून व्यवस्था संभाल सकते हो, ना प्रशासनिक जो आपको जिम्मेदारी दी गई वो कर सकते हो, ना आपको जो फैसले सरकार करना चाहती है या कर रही स्टेट लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो, करवा नहीं सकते हो। जो वेलफेयर स्कीम थे, गरीब को लाभ मिलना चाहिए थे, गरीब को, दलित को, किसान को, मजदूर को, उस तक पहुंचते नहीं है। केवल स्कीम ऐसी अच्छी बनती है, पर स्कीम का लाभ गांव तक पहुंचता ही नहीं है। मैं आपको एक अनुभव बताऊं मेरा, मैं पहली बार जब मुख्यमंत्री बना, पूरे देश में एकमात्र राजस्थान था जहां मैंने एक स्कीम चलाई, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोर्स। अब तो हमने दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, 5 लाख का चिरंजीवी योजना लेके आ गए, अब तो बहुत आगे बढ़ गए हैं। उस वक्त हमने कहा भाई कोई गरीब होगा, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोर्स के अंतर्गत इलाज के लिए चाहे 1 लाख रुपए, चाहे 2 लाख या 5 लाख या 10 लाख, कोई सीमा नहीं होगी, इलाज सरकार करवाएगी। और ये मैं लगातार बोलता रहा। आपको आश्चर्य होगा, चुनाव आए, चुनाव में हम लोगों ने कहा, चुनाव का 1 साल जो लास्ट था, मैंने मेरी मीटिंग में पूछता था भाई आपको मालूम है स्कीम के बारे में, फिर मैं हाथ खड़े करवाता सबके,
पब्लिक में। फिर मैं हाथ गिनता सबके सामने, कहीं 80, कहीं 85, कहीं 100 आता। तो मैं ये पूछता उनको, आप जो 1000 लोग बैठे हुए हो या 5 लोग बैठे हुए हो, अगर आप सबको अगर स्कीम की जानकारी होती तो आप अपने गांव में उन गरीबों को कितना बड़ा कर सकते थे जिनके लिए स्कीम बनी है, उनके लिए 1 रुपया नहीं। जो बीपीएल, उस वक्त बीपीएल का मामला था, क्योंकि बीपीएल ही बहुत बड़ा इश्यू था। अगर आपको जानकारी होती तो आप कितने लोगों का भला कर देते। इलाज करवाते, आज लोग गहने रखते हैं, गिरवी रखते घरों को, माँ बाप को बचाओ, चाहे वो मरने वाला भी हो बेचारा, तब भी हमारे सरकार इतने अच्छे हैं कि नहीं माँ बाप की पूरी जिंदगी बचनी चाहिए। कितने बिल बनते प्राइवेट मालूम आपको। अभी हमने चिंजी योजना लेके आए हैं, अगर ये जानकारी में नहीं होगी लोगों के, अभी भी कुछ परिवार ऐसे हैं जहाँ तक ये योजना नहीं पहुंची, अभी तक भी नहीं पहुंची। 850 रुपये लेते हैं हम पैसे वालों से, 850 रुपये देने के लिए तैयार नहीं व्यक्ति कोई, ऐसे लोग भी हैं। हमने कलेक्टर को कहा भाई नहीं देने वाले तो हम दे देंगे उसको, आप इसी एनजीओ से बात कर लो, किसी उद्योगपति से बात कर लो जिले के अंदर, वो भी नहीं होता मुझे कहो मैं करवा दूंगा। परंतु हर व्यक्ति का कवर होना जरूरी है। 5 लाख के कैशलेस बीमा ही है। बड़े बड़े बिल बनते हैं प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, सब फ्री करते हैं। उस वक्त मैंने इसलिए बात बताई कि अगर वो योजना लागू करने में पॉलिटिकल लोगों ने तो मेरे हाथ खड़े करवा दिए, पर अगर मान लीजिए वहाँ का बीडीओ, एसडीओ अगर सब मिलके सरकार की योजनाओं का किस प्रकार हम प्रचार प्रसार करें, उसमें अपनी अकल होशियारी को काम ले, अपनी प्रशासनिक क्षमता का उपयोग करे, तो एक लगता है जिंदगी में आनंद भी आता है। मैंने मेरी लाइफ के अंदर कितने लोगों को भला कर दिया। पर दुर्भाग्य के साथ सुनते हैं कि ट्रेनिंग के वक्त में यूपीएससी के जो आपके निकलते हैं नौजवान लोग, ट्रेनिंग के वक्त में चर्चा करने लग जाते हैं कि हम पैसे किस प्रकार कमाएंगे। अब आप सोच लीजिए किस रास्ते में जाना आपको, वो आपको तय करना है। पैसे कमाने वाले रास्ते में जाना है या जिंदगी को उस रूप में व्यतीत करना है कि आपको लगे पूरे परिवार का एक मान सम्मान संभालना पड़ा है। आप कोई मामूली व्यक्ति तो नहीं बनने जा रहे हो। आपकी जो सेवाएं होगी वो आपके परिवार का मान सम्मान बढ़ाने वाली होगी, ये दिमाग में रखो। लोग ये उनका बेटा है, उनका पोता है, कितना शानदार काम कर रहा है, और ये उल्टा भी होगा। उनका बेटा पोता ऐसा निकला, उनका बाप तो अच्छा था, उनका दादा तो बड़ा नामचीन था, पोता ऐसा निकल गया। तो दिमाग में रखो, जिंदगी में पैसे सब कुछ नहीं है। ये कोरोना ने समझा दिया कि पैसे सब कुछ नहीं है। बड़े बड़े पैसे वाले एक बेड के लिए तरसते रह गए और मर गए। बेड नहीं मिला दिल्ली के अंदर, बम्बई के अंदर, ये स्थिति बनी है। सादगी से रहो, कम कर सको लाइफ के अंदर, वो भी बहुत बड़ी अप्रोच अच्छी होती लाइफ के अंदर। अब सेक्टर कम रहेगी, सादगी से रहेंगे। इस गांधी के देश में हम लोग रहते हैं, और गांधी ने भी कहा था जब आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए सीख है वो कि जब कभी आपकी कलम में कोई संदेह पैदा हो मैं क्या फैसला करूं, आप उस गरीब व्यक्ति को याद करो जिसको जिंदगी में आप देखा हो, और फिर कल्पना करो कि जो मेरी कलम उस दिशा में चले, जैसे अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति का भला हो रहा है क्या इससे। तो ये तमाम बातें आपके पास तो खजाना भरा पड़ा है। कम से कम मेरे कहने से आप गांधी जी की जीवनी जो है, सत्य की प्रयोग, या तो कुछ लोगों ने पढ़ी होगी, कितने लोगों ने पढ़ी, हाथ खड़े करो। गुड, कोई बात नहीं, 8-10 लोगों ने खड़े किए, ईमानदारी रखी आप लोगों ने, यदि हाथ खड़े नहीं कर दिया आपने, ये आपका प्लस पॉइंट है, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ आपको। 7-8 हाथ खड़े हुए इसलिए अच्छा लगा मुझे। पर गांधी जी की जीवनी बैठे हमारे मिश्रा जी, ये खुद ही गांधी वाले व्यक्ति हैं। मैं वेंकटेश को कहूंगा कि गांधी जी जीवनी सबको मेरी तरह भेंट कर दीजिए। वो आप अपने इस ट्रेनिंग पीरियड पढ़ लीजिए उसको,
वो पूंजी रहेगी आपके लिए, बहुत बड़ा अनुभव प्राप्त करेंगे आप। सत्य वो आपका मार्गदर्शन करेगी लाइफ लॉन्ग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ट्रेनिंग बहुत ही कामयाब हो, आप लोग जिंदगी में सफल हो। मेरी शुभकामनाएं, बधाइयाँ हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब कामयाब होंगे इस ट्रेनिंग में। और जो सपना देखा आपने, हमारे मिस्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जो कहा करते थे, सपना देखना सीखो। सपने देखे होंगे आपने, इसीलिए आप यहाँ तक आए भी हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि आपके सपने पूरे होंगे, आप कामयाब होंगे। और इतने में कह सकता हूँ आपको, अगर आपने जिंदगी में ईमानदारी से आपने वक्त बिताया तो आपको किसी चीज की कमी भी नहीं रहेगी। ये मेरा अनुभव है। जो आज ईमानदार होता है उसके लिए पूरा समाज जो है, उसके लिए पूरा समाज खड़ा रहता है, कोई कमी नहीं आती है। मेरे खुद की जिंदगी का अनुभव है। अगर आप ईमानदारी काम करो तो ना तो आपको पॉलिश करने में, ना चुनाव लड़ने में, ना चुनाव लड़वाने में कोई तकलीफ नहीं आती है। समझो आप, लाइन लगी रहती मदद करने वाले की। अगर आप बेईमान खुद हो, 7 पीढ़ी के इंतजाम कर रहे हो खुद अपने लिए, परिवार के लिए, तो दिमाग में रखो कि जो पैसे देने वाले हैं वो भी आपसे तिरस्कार करते हैं, मजबूरी में देते, अलग बात है। या फिर वो कहेंगे साहब अभी टेलीफोन नहीं करता उनको पैसा मांगने के लिए, वो कहेंगे साहब अभी तो मैं लंदन में हूँ। कई इंडस्ट्री ऐसे होते हैं उद्योगपति, वो खुद चले जाते हैं बाहर का, पैसे मांगने का समय आ गया लोगों। तो तमाम अनुभव मैंने प्राप्त कर लिए हैं, इसलिए मैं अपने अनुभव को शेयर आप याद कर रहा हूँ आपके इंटरेस्ट के अंदर। तो अंतिम जो लिख के दिया मुझे मेरे स्टाफ ने, जो स्पीच लिख के दी, इसमें एक पॉइंट था, बापू के आश्रम में गीत नियमित रूप से गाया जाता था, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जान ले, पर दुखे उपकार करे तो है मन अभिमान न आन दे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके निर्देशित इस उपहार के लिए। और ये जो समस्त 180 तपस्वी